हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज की कहानी शुरू करने से पहले आप सभी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। लगभग 24 साल पहले बिहार के राजधानी पटना में एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था जिसके बारे में जानकर आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और पुलिस की लापरवाही इस तरीके से थी कि उन्होंने पोस्टमार्टम होने से पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेडी कर दी थी। सबूत मिटाने के काम पुलिस ने खुद ही किए थे और एक तरह से अपराधियों को बचाने में पटना पुलिस ने खूब कोशिश की। इसकी वजह ये थी कि इस केस में प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के साले और बिहार के तत्कालीन मुखिया मंत्री राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। आज हम शिल्पी और गौतम मर्डर केस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल्स में। सबसे पहले इस कहानी के किरदारों के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। इस कहानी के दो सबसे अहम किरदार हैं, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। तो घटना के समय शिल्पी की एज 23 साल थी। शिल्पी पटना के एक बड़े बिजनेसमैन उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी और शिल्पी जैन स्टडीज़ में काफ़ी तेज़ भी थी और दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। इन्होंने कुछ साल पहले ही मिस पटना के खिताब भी जीता था और वो वुमेंस पटना कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर क्लासेस करती थी। इस कहानी का दूसरा अहम किरदार गौतम सिंह भी कोई मामूली इंसान नहीं था। इसके पिता का नाम डॉक्टर बीएन सिंह था, जो पूरी फैमिली के साथ लंदन में रहते थे और समय समय पर ये लोग पटना भी आते जाते रहते थे। और ये परिवार लालू प्रसाद के काफ़ी करीबी भी थे और गौतम सिंह को पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो वो स्टडी कंप्लीट करके पटना में रहने लगता है और लालू प्रसाद के साथ उठना बैठना शुरू हो जाता है और देखते देखते साधु यादव से भी मुलाकात होती है। ये दोनों काफ़ी अच्छी जान पहचान भी कर लेते हैं और दूसरी तरफ गौतम और शिल्पी की नज़दीकियाँ भी बढ़ने लगती हैं। दोनों पहले काफ़ी अच्छे दोस्त बनते हैं और फिर इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगते हैं और साथ में रहने के सपने देखने लगते हैं, मगर इनकी ये ख्वाहिश अधूरी रह जाती है क्योंकि 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी और गौतम की लाश किसी एमएलए के गैराज में कार के अंदर मिलती है। दोनों का मर्डर हो चुका था और इससे पूरा पटना हिल चुका था। हर कोई जानने को बेचैन हो जाता है कि आखिर इन दोनों की ये हालत किसने की। अलग अलग बातें सुनने को मिलने लगती हैं, मगर सच्चाई क्या थी कोई नहीं जानता था। और वैसे तब क्या, आज तक कोई नहीं जानता कि सच्चाई क्या थी, क्योंकि इनकी लाश मिलने के बाद पटना पुलिस ने तुरंत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सुसाइड का केस बता दिया था। लेकिन पुलिस की ये थ्योरी से अलग ही चर्चा पटना की फिजाओं में तैर रही थी। चर्चा के मुताबिक 2 जुलाई 1999 को रोज़ की तरह शिल्पी जैन सुबह सुबह अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए निकलती है। एक रिक्शा में बैठती है और अपने क्लास के लिए निकल जाती है, लेकिन रास्ते में ही एक लड़का अपनी कार को रिक्शा के आगे रोकता है और शिल्पी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। शिल्पी उस लड़के को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने जवाब दिया कि वो क्लास जा रही है। फिर वो लड़का कहता है, मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो लड़का गौतम सिंह के करीबी दोस्त था, इसलिए शिल्पी उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद वो लड़का कार को दूसरे रास्ते मोड़ देता है। फिर शिल्पी पूछती है कि इधर तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, तो वो ये बोलता है कि हम फुलवारी शरीफ की तरफ वाल्मीकि गेस्ट हाउस में गौतम रुका हुआ है, वो तुमसे मिलना चाहता है। फिर ये सुनने के बाद वो आराम से चलने के लिए मान जाती है, जबकि सच्चाई तो ये थी उस गेस्ट हाउस में वो गौतम मौजूद ही नहीं था। कहीं से इस बात की जानकारी थोड़े देर बाद पता लग जाती है कि शिल्पी को उसका दोस्त कार से गेस्ट हाउस में लेकर गया है। गौतम बहुत परेशान हो जाता है और अपनी खुद की कार से तेज़ी से गेस्ट हाउस की तरफ भागता है और जब वो वहाँ पहुँचता है और देखता है कि शिल्पी एक रूम में लॉक्ड है और उसके आसपास कई सारे लोग हैं जो उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखता हुआ वो अंदर जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग गौतम की एक नहीं सुनते हैं और वो उल्टा उसको मारने पीटने लगते हैं। वो लोग और कोई नहीं, गौतम सिंह के ही काफ़ी करीबी दोस्त थे।
वो उन लोगों से रहम की मांगता रहा मगर वो लोग कुछ नहीं सुनते हैं और फिर वो लोग शिल्पी के साथ बड़ी बेरहमी से दरिंदगी को अंजाम देते हैं और उसके बाद गौतम और शिल्पी का गला दबाकर मर्डर कर देते हैं और उनकी लाश को गौतम सिंह के ही कार में डाल देते हैं। फिर उस कार को एमएलए के गैराज में जाकर पार्क कर देते हैं और जब इतनी रात हो जाती है और शिल्पी घर नहीं लौटती है तब उसके परिवार वाले काफ़ी परेशान होते हैं और उसके सभी दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कहीं भी शिल्पी का अता पता नहीं चलता है। थक हार कर शिल्पी के पिता पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट लिखवा देते हैं। कुछ ही देर बाद पता चलता है कि गौतम भी मिसिंग है। फिर इन दोनों की तलाशी शुरू हो जाती है मगर कहीं से कोई अता पता नहीं चलता है। लेकिन अगले दिन पुलिस को अचानक से पता चलता है कि किसी एमएलए के घर पर 2 जनों की लाश मिली है और जब पुलिस वहां जाती है तो देखती है वहां शिल्पी और गौतम की लाश थी। पुलिस के वहां पहुंचने के कुछ देर बाद लालू यादव के साले साधु यादव भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बात का जवाब आज तक पता नहीं चल पाया कि साधु यादव को इस बात की जानकारी किसने दी कि पुलिस को गैराज में कार के अंदर लाश मिली है और साधु यादव वहां आकर हंगामा क्यों कर रहे थे। खैर, जब पुलिस को लाश मिली उस वक्त शिल्पी के शरीर पर सिर्फ एक टी शर्ट मिलती है जो कि गौतम की थी और गौतम बिना कपड़ों के मिलता है। लाश को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इन दोनों की बड़ी बेरहमी से मौत हुई है। शिल्पी के शरीर पर जूतों से पिटाई के निशान थे। ये सब देखने के बाद पुलिस ने दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कायदे से तो पुलिस वालों को कार से एविडेंस को इकट्ठा करना चाहिए था और कार को क्रेन्स की मदद से पुलिस स्टेशन ले जाना चाहिए था, लेकिन उनका एक ही कांस्टेबल खुद कार को ड्राइव करके पुलिस स्टेशन ले जाता है जिससे उसके फिंगरप्रिंट्स मिट जाते हैं और पुलिस ने इस केस में काफ़ी तेज़ी से काम किया। अभी तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं आई थी, लेकिन पटना पुलिस ने इस मर्डर को कार्बन डाइऑक्साइड से दम घुटने के कारण मौत हुई है ये बताकर केस को क्लोज करने की कोशिश की और गौतम के फैमिली वाले अभी लंदन में ही थे और यहाँ पटना पुलिस ने बिना पूछे गौतम सिंह का अंतिम संस्कार करवा दिया और जल्दीबाजी में शिल्पी का भी सुबह में अंतिम संस्कार करवा दिया जाता है। उसके बाद जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है उसमें मर्डर का रीज़न भी स्पेसिफाई नहीं किया जाता है, बस ये बता दिया जाता है कि इनकी मौत जहर खाने की वजह से हुई है। इसके बाद पटना पुलिस अपना बयान बदलकर ये कहती है कि इन दोनों ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था, लेकिन ये सब एक झूठ था और पटना के लोग पुलिस के इस रवैये से काफ़ी नाराज़ होती है और साधु यादव के खिलाफ लोग सड़कों पर आ जाते हैं और बिहार गवर्नमेंट से ये अपील की जाती है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हवाले करवा दिया जाए और इतने हंगामे के कारण बिहार गवर्नमेंट को इनकी ये मांग माननी पड़ती है और सीबीआई को इस केस को सौंप देती है। फिर सीबीआई अपनी तहकीकात शुरू कर देती है और दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो वो एकदम अलग होती है। उसमें ये पता चलता है कि शिल्पी के साथ एक इंसान से ज़्यादा ने गलत काम किया था, क्योंकि शिल्पी के वजाइनल एरिया में एक से ज़्यादा लोग के सीमेन मिलते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद साधु यादव के डीएनए जांच की मांग की जाती है, लेकिन साधु यादव साफ साफ मना कर देते हैं। लेकिन सीबीआई के लोग भी इस केस में काफ़ी लापरवाही करते हैं, क्योंकि जब साधु यादव ने मना कर दिया था डीएनए के लिए, तब सीबीआई वाले कोर्ट में साधु यादव को मजबूर कर सकती थी डीएनए देने के लिए। और इसके बाद साल 2003 में फाइनल क्लोजर रिपोर्ट पेश करती है। सीबीआई कहती है कि उनको इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला, बल्कि शिल्पी और गौतम की मौत पॉइजन खाने के कारण हुई थी और ये सुसाइड था। सीबीआई ने भी वही रिपोर्ट दे दी जो पटना पुलिस ने दी थी। फिर काफ़ी लोग इस पे सवाल उठाते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सीबीआई ने दी थी उसमें साफ साफ लिखा था कि शिल्पी के फाइनल एरिया में एक से ज़्यादा लोगों के सीमेन मिले थे, वो कैसे आया। तो सीबीआई की तरफ से काफ़ी हैरान कर देने वाली बात आती है कि असल में वो सीमेन नहीं, पसीना था। इस तरह पुलिस और सीबीआई वालों ने इसको सुसाइड का केस बताकर ये फाइल क्लोज कर देते हैं।
लेकिन शिल्पी के परिवार वालों ने इस इन्वेस्टिगेशन को मानने से साफ मना कर देते हैं और कहा कि सीबीआई वालों ने साधु यादव के दबाव में आकर गलत रिपोर्ट दी है। और दूसरी तरफ गौरव के परिवार वालों के तरफ से कोई भी मांग नहीं की जाती है, लेकिन शिल्पी के घर वाले लगातार मांग करते रहते हैं। यहाँ तक कि शिल्पी जैन के भाई प्रशांत जैन इस मामले की दोबारा जांच की मांग सुप्रीम कोर्ट से करने की तैयारी करने लगते और जैसे ही वहां जाने वाले थे अचानक से उनका किडनैप हो जाता है और पूरे 2 दिन बाद प्रशांत को वापस छोड़ दिया जाता है और उसके बाद उन्होंने दोबारा कभी से इस केस की फिर से जांच की मांग नहीं की और इसी कारण शिल्पी और गौतम की मर्डर की कहानी एक रहस्य बनकर रह जाती है और जो भी सस्पेक्ट थे वो आज भी चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये थी आज की अनसुलझी कहानी। आप लोग अपने थॉट्स ज़रूर शेयर करिएगा कमेंट्स के थ्रू। तब तक मैं लेती हूँ अलविदा, फिर मिलूँगी आपसे एक नई कहानी के साथ।